जब जल त्रस्त हो जाए और पर्वत करुण पुकारे, जब स्वयंभू शिवलिंग का आकार क्षीण हो जाए और जब देवभूमि के भाल पर ठेकेदारी विकास के फावड़े चलाने लगे, तब यह केवल प्रलय नहीं होता, यह देवाधिप की दृष्टि का विक्षोभ होता है। वायुमंडल की उल्टी धारा, सुरंगों से रीतती छातियां, नदियों पर जड़ते बांध और घाटियों में उठती शोक वृष्टि, ये सब एक देव उपेक्षित हिमालय की शोभनी है। यह मात्र आपदा नहीं, यह उस सनातन चेतावनी का महातांडव है जिसे हमने राजनीति, पर्यटन और ठेकेदारी की बेशर्मी में अनसुना कर दिया। अब भी ना चेते तो अगली बार प्रकृति नहीं स्वयं देवता उत्तरदायी होंगे। नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर विजय शुक्ल। बिजली महादेव से श्रीखंड तक फैली हिमाचल की घाटियां आज चुप हैं, मगर भीतर से टूटी हुई हैं। देवभूमि के नाम से जाने जाने वाली यह धरती पिछले कुछ वर्षों से लगातार प्राकृतिक कहर की चपेट में है। और अब यह कहर मात्र संयोग नहीं लगता, यह एक संकेत है, चेतावनी है, प्रतिशोध है उस छेड़छाड़ का जो हमने जंगलों, नदियों, पहाड़ों, आस्था और वातावरण के साथ किया है। बात जुलाई 2025 की है। मंडी, कुल्लू और मनाली जैसे क्षेत्रों में वायुमंडलीय दबाव सामान्य सिद्धांतों के विपरीत रिकॉर्ड किया गया। मंडी में दबाव था 1000.75 MB, कुल्लू में 1004 MB और मनाली में 1008 MB। सामान्यतः ऊंचाई बढ़ने पर दबाव घटता है, लेकिन यहाँ पहाड़ की ऊंचाई पर दबाव ज़्यादा है और निचले इलाकों में कम। मौसम विज्ञानियों की नज़र में यह असामान्य है, लेकिन स्थानीय लोगों की नज़र में यह अपशकुन है। यह वह असंतुलन है जो बादल फटने और फ्लैश फ्लड की संभावनाओं को जन्म देता है और हिमाचल जैसे संवेदनशील राज्य के लिए यह खतरे की सबसे गंभीर घंटी है। 2023 की बात करें तो जुलाई के ही महीने में महज 3 दिनों की मूसलाधार बारिश ने प्रदेश को घुटनों पर ला दिया था। 509 लोग मारे गए, 72 फ्लैश फ्लड, 5500 से अधिक भूस्खलन की घटनाएं हुई और राज्य को करीब 10,000 करोड़ का अनुमानित नुकसान हुआ था। 2024 में भी मानसून का कहर जारी रहा, जिसमें 174 लोगों की जान गई और 1600 करोड़ से अधिक की संपत्ति बर्बाद हो गई। अब 2025 के मात्र 18 दिनों में ही 80 जानें जा चुकी हैं और 38 लोग अब भी लापता हैं। ये आंकड़े हमें यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि यह कोई मौसमी उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि एक लगातार बिगड़ता पारिस्थितिक संतुलन है, जिसके पीछे जिम्मेदार हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, अवैज्ञानिक विकास मॉडल और जल जंगल जमीन से की गई बदसलूकी। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का पवित्र स्थल बिजली महादेव इन दिनों सुर्खियों में है। वहां के स्थानीय पुजारियों और श्रद्धालुओं का दावा है कि स्वयंभू शिवलिंग का आकार पहले से छोटा हो गया है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि यह वही शिवलिंग है जिस पर हर साल प्राकृतिक रूप से बिजली गिरती है और वह हर बार चमत्कारिक ढंग से फिर से प्रकट होता है। इस बार स्थिति और भी असामान्य हो गई जब प्रशासन ने वर्षों पुरानी परंपरा भंडारे को भी अनुमति नहीं दी। स्थानीय लोग इसे केवल प्रशासनिक फैसला नहीं मानते, बल्कि कहते हैं कि यह एक सोची समझी रणनीति है ताकि बिजली महादेव पर प्रस्तावित रोपवे परियोजना को विरोध के बिना आगे बढ़ाया जा सके। बिजली महादेव पर 3 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाने की योजना है। इसके लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई, मशीनों की आवाजाही और पहाड़ी कटान पहले से ही शुरू हो चुका है। जिस भूमि पर देवताओं की उपस्थिति को महसूस किया जाता था, अब वहां ठेकेदारों की मशीनें गरज रही हैं। यह केवल पथ निर्माण नहीं, यह देव संस्कृत का क्षरण है। यह चुपचाप होते हुए धार्मिक और जैविक अपमान का प्रतीक है। वही भूमि जहां भक्तगण नंगे पांव चढ़ते थे, अब रोपवे की कुर्सियां और टिकट बूथ खड़े किए जा रहे हैं। और यह अकेली जगह नहीं है। श्रीखंड महादेव, खीरगंगा, मणिकरण, त्रियुगी नारायण जैसे पवित्र स्थानों पर भी इसी तरह का व्यवसायीकरण हो रहा है या होने की तैयारी है। इन परियोजनाओं का नेतृत्व करने वाले वही नेता हैं जो स्वयं को देवताओं का सेवक कहते हैं, लेकिन विकास के नाम पर वही नेता जंगलों को काटने, सुरंगें खोदने और नदियों को मोड़ने में लगे हैं। शांताराम हो या सुख हो, सत्ता बदलती रही लेकिन नीतियां नहीं बदली। हर सरकार ने हिमालय की छाती पर विकास का भार लादा और देवभूमि को संवेदनशीलता के बजाय व्यापारिक दृष्टि से देखा। इन परियोजनाओं का सबसे खतरनाक पक्ष है जल विद्युत परियोजनाएं। हर बड़ी नदी पर डैम बन चुके हैं। सतलुज, ब्यास, चिनाब, पार्वती, रावी, सबका पानी रोककर ऊर्जा पैदा किया जा रहा है, लेकिन उस ऊर्जा की कीमत चुका कौन रहा है? किसानों ने, स्थानीय निवासियों ने और अब खुद पहाड़ों ने। पानी का प्राकृतिक बहाव रोका गया।
नदी तल घिस गया, मिट्टी की धारण क्षमता घटी और हर बार बारिश में वह पानी अब टूट कर गिरता है, तबाही लाता है। टनलिंग ने पहाड़ों को खोखला कर दिया है। बर्फबारी का पैटर्न अनियमित हो गया है। पहले बर्फ गिरती थी, धीरे धीरे पिघलती थी, नदियां नियंत्रित बहती थी। अब बर्फ कम पड़ती है, बारिश ज़्यादा होती है और वह भी एक बार में तेज बेकाबू। यह भीषणता अब एक नया सामान्य बन चुकी है। हिमाचल अब 4 मौसमों वाला राज्य नहीं बल्कि आपदा की प्रतीक्षा में खड़ा एक क्षेत्र बन गया है। इसके साथ ही कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता यह सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या हिमालयी क्षेत्र अब वैश्विक मौसम नियंत्रण प्रयोगों का शिकार हो रहा है, जैसे चीन की स्काई रिवर परियोजना, अमेरिका की हाप तकनीक और रूस की मौसम युद्ध प्रणाली। क्या यह सब एक प्रयोगशाला के रूप में हिमालय को निशाना बना रहे हैं? इन देशों की जलवायु तकनीकें बादलों को नियंत्रित करने, वर्षा कराने या रोकने की क्षमता रखती हैं और अब जबकि हिमाचल में वायुमंडलीय दबाव, बादल फटना और अचानक भारी वर्षा के पैटर्न तेजी से बदल रहे हैं, यह आशंका और भी प्रासंगिक हो जाती है। पर इसका दोष केवल विदेशी ताकतों पर डालना आसान रास्ता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी अपनी नीति, प्रशासन और समाज की है। जब शहरीकरण बिना योजना के हो, जब होटल नदियों के मुहाने पर खड़े किए जाएं, जब हर मंदिर के पास शराब की दुकान और हुक्का कैफे खुल जाए, जब युवाओं को पर्यटन के नाम पर नशे और अनैतिक गतिविधियों की ओर धकेला जाए, तो यह समझना कठिन नहीं कि तबाही अब धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक बन चुकी है। वो दौर अब जा चुका है जब श्रीखंड की यात्रा पर लोग सत्तू लेकर जाया करते थे और खुद ही बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से, सावधानी से और आस्था के साथ अपना खाना पकाना करते थे और श्रीखंड की यात्रा बिल्कुल महफूज तरीके से पूरी करते थे। लेकिन आज सुविधाएं बढ़ रही हैं, दुकानें खुल रही हैं, पर्चियां काटी जा रही हैं, लेकिन वो स्लिप तैयार नहीं होती जो श्रीखंड की यात्रा में लोगों की अपनी जान लेने वाली घटना से जुड़ी होती है। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं को हिमाचल का बेटा कहते हैं। बिजली महादेव के वो सार्वजनिक रूप से परम भक्त भी रहे हैं, लेकिन जब उन्हीं के शासनकाल में बिजली महादेव पर रोपवे, पेड़ कटाई और धार्मिक गतिविधियों पर अंकुश लगने लगे तो उनकी चुप्पी लोगों को चुभने लगी है। लोग पूछते हैं कि जो प्रधानमंत्री भारतमाला परियोजना को लेकर पूरे उत्तर भारत को सड़कों से जोड़ने की बात करते हैं, वही देवभूमि की चेतावनियों को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? क्या विकास का यही मॉडल है जहां आस्था को नज़रअंदाज कर, पारंपरिक संस्कृति को विस्थापित कर, पहाड़ों को उधेड़ कर सिर्फ सड़कें और सुरंगें छोड़ी जाएं? आज जरूरत है आत्मनिरीक्षण की। बिजली महादेव पर शिवलिंग का आकार घटना केवल एक भौतिक घटना नहीं, एक चेतावनी है। देवता मौन नहीं है, वे संकेत भेज रहे हैं। आस्था खामोश नहीं रहेगी। अगर अब भी ना चेते तो अगली बारिश में केवल पुल और सड़कें नहीं बहेंगी, देवभूमि की आत्मा भर जाएगी। इसलिए अब सवाल सरकार से नहीं, हर नागरिक से है। क्या आप हिमाचल को बचाना चाहते हैं या उसे विकास के नाम पर बिकता देखना चाहेंगे? यह कोई शो की स्क्रिप्ट नहीं है, एक अर्जी है शिव से, समाज से और नीति निर्माताओं से। अब भी अगर रास्ता बदला जाए तो शायद शिव पुनः साक्षात होंगे, वरना इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। हिमाचल के लोग अपने आप उठें, जागे और समझें कि उनकी देव संस्कृति है क्या, उनके देवालयों की अपनी गरिमा है क्या, उनके देवों का संदेश है क्या। आखिर क्यों एक देवता श्रीखंड की यात्रा बीच में छोड़कर चले जाते हैं और माना जाता है कि यह अपशकुन है, अब कुछ बुरा होने वाला है। अगर सबको सब कुछ पता है तो हम अपने बड़े बुजुर्गों, दिवालियों के उन पुराने आस्था रखने वाले पुजारियों से बातचीत क्यों नहीं करते? या आज के पुजारी भी शासन के सामने डर गए हैं, मोटी कमाई की अपनी एक लालसा जगा रहे हैं, बड़े बड़े देवालियों की गुलामी की तरह अपने देवालियों को, अपने देव संस्कृति को भी गुलामी की प्रथा में धकेलना चाहते हैं। हिमाचल देवत्व की भूमि है। देव यहाँ हर गली गली वास करते हैं और कहते हैं देवता जागृत रूप में यहाँ अपना संदेश देते हैं। तो ऐसे संदेशों को सुनने की बजाय हम गूंगे बहरे क्यों हो रहे हैं? सोचिए, अपने अंदर झांकिए और देखिए कि आखिर शिव तांडव और इस तरीके की आपदा के पीछे छुपा कौन है। जय हिंद, जय भारत।